हिंदुस्तान का होने वाला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये नारा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत की दीवारों पर क्यों लिखा गया? 2017 में महागठबंधन से अलग होने के फैसले के पीछे वो 4 लोग कौन थे जिनके साथ नीतीश ने राय मशविरा किया था? किसके इशारे पर कांग्रेस और जेडीयू के विलय की बात दिल्ली पहुंच जाएगी? और वो किस्सा जब बीमार नीतीश के सिरहाने सीटी स्कैन के वक्त ही जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा एक शख्स। लल्लन टॉप के सुधी दर्शक अब तक इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज की किस्से कहानियों के केंद्र बिंदु हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। आज की किताब है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से। इसे छापा है राजकमल प्रकाशन ने और लिखा है उदयकांत ने। नीतीश के दोस्तों के नजरिए से इसमें कई रोचक किस्से सामने आते हैं, तो चलिए कुछ आपको सुना देते हैं। शुरू करते हैं नीतीश के पाकिस्तान दौरे से। नीतीश साल 2012 में मुख्यमंत्री रहते हुए पाकिस्तान गए थे। उनके साथ गए एक उच्च अधिकारी के हवाले से कहानी किताब में दर्ज की गई है। पाकिस्तान के सिंध पंजाब के दूर दराज के गांवों की दीवारों पर नीतीश कुमार के स्वागत में उर्दू में नारे लिखे गए थे। मुख्यमंत्री के साथ डेलीगेशन में गए लोगों में उर्दू जानने वालों ने उन नारों का हिंदी तर्जुमा किया था, जिनमें लिखा गया था पाकिस्तान का होने वाला प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदाबाद और हिंदुस्तान का होने वाला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। पर हम नारों में ना फंसते हुए राह पकड़ते हैं पूरे किस्से की। हुआ ये कि पहले तो साल 2012 के अगस्त सितंबर के महीने में पाकिस्तान से 18 लोगों का ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन बिहार आया था। इनमें से कई लोगों के पुरखों की जड़ें बिहार में ही बसी हुई थी। बंटवारे के वक्त बिहार से कई अमीर मुसलमान कराची जा बसे थे। वहाँ आज भी बिहारी कॉलोनी नाम का मोहल्ला मौजूद है। उन्होंने बिहार सरकार की चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की, मसलन राइट टू पब्लिक सर्विस, सरकार की कार्यप्रणाली, बिहार मॉडल जैसी चीज़ें। इसके बाद डेलीगेशन ने अपने मुल्क की सरकार से मशवरा करके नीतीश को पाकिस्तान आने का न्योता दे दिया। इसी बीच पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने नीतीश को चाय की दावत भी दी। बाद में यही इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। अंततः नवंबर 2012 में नीतीश के नेतृत्व में 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल 8 दिनों की सरकारी यात्रा पर दुबई के रास्ते कराची पहुंचा। नीतीश ने पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। नीतीश को सिंध सरकार से भी न्योता मिला था। वहीं पर महान सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह थी। जानकारी के अभाव में नीतीश पाकिस्तान की उस दरगाह में सिर नहीं झुका सके। बकौल अधिकारी किताब में दर्ज है कि इसका अफसोस नीतीश को अब तक कचोटता है। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र और महाराजा रंजीत सिंह की समाधि पर फूल अर्पित किए थे। खैर, भारत लौटते हैं। साल 2017 महागठबंधन टूटा। नीतीश ने आरजेडी से नाता तोड़कर फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश के फिर से एनडीए में जाने से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। प्रशांत किशोर को इस बात की नाराजगी थी कि बिना किसी से मशवरा किए हुए नीतीश ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। उनके दोस्तों में राय मशवरा हुआ कि मंडली के किन लोगों को इस बारे में पूर्व सूचना थी। नीतीश के दोस्त बुकराज चचर ने इस पर जवाब देते हुए सवाल दाग दिया कि क्या इससे पहले कभी नीतीश ने कोई राजनीतिक फैसला दोस्तों से पूछकर लिया है। हालांकि किताब में नीतीश की जानिब से जवाब आया है। नीतीश ने यह फैसला अकेले नहीं लिया था। दोस्तों के बहुत इसरार करने पर उन्होंने बताया कि यह फैसला उन्होंने अपने 4 सलाहकारों के आश्रय लिया था। नीतीश की इच्छा तो यही थी कि सरकार भंग कर दी जाए और नए मध्यावधि चुनाव करा लिए जाएं। नीतीश ने हालांकि इनके नाम नहीं बताए, बट थैंक्स टू द ऑथर हमें इस बड़े खेल के नेपथ्य में किरदारों का कुछ खाका मिलता है। पहला नाम था जेडीयू की राज्यसभा के वे सदस्य जो आईएएस छोड़कर राजनीति में आए थे और लंबे अरसे तक नीतीश के करीबी लोगों में से एक रहे। वो बाद में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और फिलवक्त जेडीयू छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। दूसरा नाम था नीतीश की पार्टी के ही एक और राज्यसभा सांसद जो एक अखबार के संपादक रह चुके हैं। एक हिंट और है कि उन्हें राज्यसभा में लगभग असंभव सी लगने वाली ऊंचाइयां मिली। तीसरा नाम भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है जो नीतीश कुमार की दिल्ली के दिनों से उनके बहुत करीबी रहे हैं। उदयकांत का दावा है कि राष्ट्रपति तक उनसे सलाह मशवरा करते हैं। चौथे नाम पर दांव खेला गया है कि वो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं और इन दिनों नीतीश के काफ़ी करीबी हैं।
जेडीयू में आने से पहले वो अरुण जेटली के बेहद करीब और बीजेपी में बहुत सक्रिय रहे थे। तो कुल जमा ये वो 4 लोग थे जो नीतीश को एनडीए की तरफ खींचने में सफल रहे थे। सुधी दर्शक अपने अपने राजनीतिक विवेक से इन विशेषणों की संज्ञाएं तलाश सकते हैं। राजनीति की खूब बात हुई, अब नीतीश के निजी जीवन का एक रोचक प्रसंग सुनाते हैं। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री बनने के करीब 4 साल बाद नीतीश को कुछ दिनों तक भयंकर सिर दर्द रहने लगा। जब काम करने में मुश्किल आने लगी तो डॉक्टरों की सलाह ली। नीतीश दिन भर की मशक्कत के बाद अपने कमरे में आराम करने आते और दवाइयों के बढ़ते जखीरे को देखकर परेशान होते। धीरे धीरे मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की वाली हालत बन गई। तंग आकर नीतीश ने दिल्ली में इलाज कराने की सोची। उन्हीं दिनों दिल्ली के मशहूर गंगाराम अस्पताल में दिमाग समेत पूरे शरीर की जांच करने की मशीन ताज़ा आई थी। उदयकांत लिखते हैं कि जैसे ही नीतीश बाबू ने उस दैत्याकार मशीन को देखा, उनके तोते उड़ गए। मशीन के चालू होते ही वो कमरा कान फोड़ू शोर से भर गया। ऐसे में वहीं खड़े एक आदमी ने देखा कि नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। इसके बाद उसने नाव देखा न ताव और नीतीश के सिरहाने खड़े होकर ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। ध्यान रहे कि ये सब स्कैनिंग के वक्त हो रहा है। खैर, इस सब कवायद में आधा घंटा बीता और नीतीश बाहर आकर सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठकर इंतजार करने लगे। नीतीश के साथ ही घबराए हुए बैठे थे उनके दोस्त बुकरा चचा, जो अपने नाखून दांतों से खसोट रहे थे। उन्होंने नीतीश की चिंता को दूर करने के लिए कतील शिपाई का ये शेर पढ़ा, ये मोजिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे। इस शेर में एक दोस्त मोहब्बत यानी दोस्ती से एक ऐसे चमत्कार की उम्मीद कर रहा है कि अगर उसके दोस्त पर कोई पत्थर गिरे तो भी उसे खुश ना हो, मगर दुआ मांगने वाले को उसकी चोट के बदले जख्म हो जाए। शेर सुनाकर नीतीश का मूड हल्का करने के लिए उनका कुछ तनाव कम करने के पर्पज से लंतरानी झोंकते हुए चचा बोले, सुनो प्यारे, अगर सच में ऐसा हो सकता तो मैं भी ऐसी वाहियात दुआ हरगिज नहीं मांगता। अरे बाबा, ये भी कोई तुक हुआ भला कि पत्थर पड़े तुम पर और चोट लगे मुझे। ये तो वही बात हुई कि अल्लम गल्लम और कांटे पत्थर खाए तो भी, लेकिन अगली सुबह नतीजा झेले लोटा लेकर बैठा हुआ मामा शकुनी। चाचा की ये लंतरानियां भी नीतीश पर जरा सा असर नहीं डाल पाई। उन्होंने चाचा को घूर कर देखा। इतने में ही डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आ गए। नीतीश को बताया गया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने एक जुमला कहा कि आपका ब्रेन बेटर दैन द बेस्ट है, एकदम फ्रेश। डॉक्टर की बात सुनते ही नीतीश ने तो राहत की लंबी सांस ली, लेकिन उनके साथ बैठे चचा ने बुदबुदाते हुए कहा, लाहौल बिला कुव्वत, दिमाग एकदम फ्रेश के क्या माने, गोया हमारे नेताजी अब तक बगैर दिमाग का इस्तेमाल किए ही हुकूमत चला रहे थे। मालिक मेरे बिहार पर रहम करियो। सिर्फ पास बैठे नीतीश को सुनाने के लिए कही गई इस बात का नीतीश पर असर यूं हुआ कि उन्होंने चाचा की पसली में जोर से कोहनी मारते हुए कहा, ये है तुम्हारे घटिया शेर का जवाब। चाचा चोट से बिलबिला उठे। चाचा की बुदबुदाहट याद करके पहले नीतीश अकेले हंसे, फिर दोस्तों की एक मजलिस में बड़े चाव से उन्होंने ये किस्सा सुनाया। एक और राजनीतिक किस्सा इस एपिसोड में हमारी बांट जो रहा है। महागठबंधन टूटने से बरस भर पहले की बात है। प्रशांत किशोर उन दिनों नीतीश के पक्के सिपहसालार हुआ करते थे। उन्होंने गोपनीयता बरतते हुए दिल्ली में बहुत उच्च स्तर पर एक बात चलाई, जिसका मजमून था कि अगर जेडीयू का कांग्रेस में विलय हो जाए तो नीतीश को कांग्रेस पार्टी में दूसरा सर्वोच्च स्थान दे दिया जाएगा। पर बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि नीतीश, जिनके राजनीतिक जीवन का वृक्ष ही कांग्रेस के विरोध की खास से ही पनपा और परिपुष्ट हुआ, वो अब कांग्रेस के साथ पार्टी को विलय करके अपनी जीवन भर की कमाई को तिरोहित करने को तैयार नहीं थे। उदयकांत लिखते हैं कि इससे पहले कि प्रशांत का मर्जर मिशन नीतीश के लिए मर्ज बन जाता, नीतीश ने काफ़ी सोच समझकर अप्रैल 2016 में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अपने हाथों में ले ली और इस तरह कांग्रेस के साथ कोई नया समीकरण बनने की संभावनाओं की नीतीश ने पहले ही दरकिनार कर दिया। हाल की बात करें तो यही नीतीश अब देश भर में घूमकर विपक्षी एकता बनाने में लगे हैं। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के साथ नजर आते हैं। कितना सफल होंगे ये तो खैर वक्त बताएगा। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप भी हमें कोई किताब रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप kb@lantop.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस एपिसोड को आपके लिए लिखा है हमारे साथी दीपक तेंदुरिया ने। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।